गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCQ ऑफ लेसन 12 कोरिलेशन, जिसका अर्थ है सह संबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे सह संबंध क्या होता है या कोरिलेशन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जब कभी दो या दो से अधिक समूहों या वर्गों या श्रृंखलाओं में निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसे सह संबंध कहा जाता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो वर्ग हैं या श्रृंखलाएं हैं उनमें जो संबंध पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? सह संबंध। तो इस लेसन से जो सह संबंध का जो लेसन है इससे रिलेटेड अब हम करने जा रहे हैं MCQ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, और वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होता है तो सह संबंध कैसा है? एक ही दिशा में। देखो बच्चों, एक ही दिशा की तरफ होगा दोनों चरों में तो वो कैसा सह संबंध है? ऋणात्मक है, धनात्मक है, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये होगा धनात्मक। हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है? जैसे बच्चों, एक तो है प्राइस और एक है यहाँ पर प्राइस लेंगे और सप्लाई लेंगे, यानी कि कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध है? अगर कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, यानी कि कीमत के बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ेगी। तो दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं तो इनमें कैसा संबंध है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब तीन या तीन से अधिक चरों के संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो वह एक क्या है? ए ऑप्शन है सरल सहसंबंध है, नहीं। आंशिक सहसंबंध है, ये भी नहीं है। बहुमुखी सहसंबंध है, ये ठीक है बच्चों, क्योंकि तीन या तीन से ज़्यादा, क्योंकि दो का जो संबंध होता है तो सरल सहसंबंध में होता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सहसंबंध गुणांक प्लस 0.25 और प्लस 0.75 के बीच में होता है तो सहसंबंध का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है पूर्ण, दूसरा है उच्च, तीसरा है सी ऑप्शन है मध्यम और डी ऑप्शन है निम्न। बच्चों ये है मध्यम। वो कैसे? देखो बच्चों, जो सहसंबंध जो गुणांक है वो किस किस के बीच में होता है? -1 और +1। तो बच्चों ये देखो, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। इन दोनों के बीच में ये जो सहसंबंध होता है और बीच में होगी 0। बीच में क्या होगी? 0। 0 से अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस के आएंगे और इधर जाएंगे तो प्लस के आएंगे। ठीक है, तो ये 0 है और हमारा क्वेश्चन क्या है कि 0.25। देखो बच्चों, यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 1 है तो इसमें यहाँ पर 0.5, यहाँ आ गया 0, बीच में आ गया 0.25 और यहाँ आ गया 0.75। ये 75, ये 25। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये इस 0 से और 1 के बीच में ये जो बीच का जो है ना ये मध्यम हो गया। अगर मान लीजिए 0.25 ही आ जाता खाली, 0 से 0.25 तो वो निम्न होता, और 0.75 से 1 तक आता तो वो उच्च का होता। अब हमारा ऑप्शन क्या है कि मध्यम का है। क्लियर हो गया कि ये किस प्रकार से हमने बताया? आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। हम यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा फिर रब करके इसको अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, अभी हमने क्या बताया था, एक बार मुझे पेन दोबारा से यहाँ से लेना पड़ेगा। हाँ, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि देखिएगा, ये जो है ना, ये जो सहसंबंध गुणांक है, ये अभी थोड़ा सा स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिएगा, ये -1 और +1 के बीच में होता है तो इन दोनों के बीच में हो जाती है 0। तो ये तो है धनात्मक सहसंबंध और इधर हो जाएगा ऋणात्मक सह। 0 से इधर जाएंगे तो माइनस आएंगे, 0 से इधर जाएंगे तो प्लस आएंगे। तो इस +1 और 0 के बीच में भी 0.50 और यहाँ भी ये 0.25 है और ये 0.75 है। हमारा क्वेश्चन है 0.25 और 75 के बीच में ये कैसा होगा? ये होगा मध्यम।
और 0 से 0.25 कैसा होगा, निम्न का, और 0.75 से 1 का क्या होगा, वो होगा उच्च का। तो हमारा जो सही ऑप्शन इसलिए मध्यम है। श्रेणी सहसंबंध का सूत्र है, देखो जो रैंक कोरिलेशन, जो रैंक कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो कौन सा है बच्चों, तो वहाँ पर हम देखेंगे ये नहीं है, पहला जो है ये नहीं है, दूसरा है ये भी नहीं है, तीसरा है ये प्लस आ गया यहाँ पर, ये भी नहीं है, तो चौथा जो है डी वाला ये सही है बच्चों। ये क्यों सही है, क्योंकि देखो n3 माइनस एन, इसकी हमने क्या पहचान की, ऊपर वाले में n2 माइनस एन था, 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वेयर बटे n3 माइनस एन, तो यहाँ पर 6 सिग्मा डी स्क्वेयर इसमें भी था, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, और ये हमारा रैंक कोरिलेशन का सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य स्थित होता है। अभी हमने समझाया था कि -1 और +1 के मध्य स्थित होता है, तो पहला ऑप्शन है 0 और +1 के बीच में, ये नहीं है, दूसरा है -1 और 0 के बीच में, ये भी नहीं है, तो हमारा ये सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्लियर करके बताया था -1 और +1 के बीच में होता है, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं बच्चों, वो क्या है, वो हम ध्यान से देखेंगे और वो किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये पहला जो क्वेश्चन है, सहसंबंध जो है, जो यहाँ पर हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, सहसंबंध विभिन्न चरों के संबंध की गणना डैश। देखिएगा, विभिन्न चरों के संबंध की गणना डैश नहीं कर सकता या करता है, हमने एक ऑप्शन चुनना है, तो गणना करता है। सहसंबंध 2 या 2 से ज़्यादा चरों के संबंध की गणना करता है, इसलिए हमारा यहाँ पर करता है आएगा। नेक्स्ट है, कीमत और मांग का संबंध खाली स्थान है। देखो बच्चों, अभी हमने बताया था कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, और विपरीत संबंध को हम ऋणात्मक बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋणात्मक संबंध है। प्रकीर्ण आरेख का मुख्य गुण, यहाँ पर प्रकीर्ण आरेख का मतलब स्कैटर्ड डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम जो मेथड है उसकी बात की जा रही है। प्रकीर्ण आरेख का मुख्य गुण डैश है, सरल और आकर्षक होना है। ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सरल होता है और आकर्षक होता है। देखो इसमें स्कैटर्ड डायग्राम में जैसे मान लीजिए हमने मांग, उसमें कोई संबंध दिखाना है, जैसे ऋणात्मक दिखाना है तो हम ऐसे ऐसे दिखा देंगे, ये डॉटेड डॉटेड आ जाएगा। धनात्मक दिखाना है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे 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 डॉट 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 ऊपर की तरफ चले जाएंगे। डॉटेड होता है वो, स्कैटर्ड होता है, ठीक है। अगला है, प्रकीर्ण आरेख द्वारा दो श्रृंखलाओं के मूल्य में संबंध तुरंत पता चल जाता है या पता नहीं चल जाता, तो बिल्कुल पता चल जाता है। अब जैसे देख लीजिए, ये ऊपर की तरफ है तो हम कहेंगे धनात्मक संबंध है, ये नीचे की तरफ है हम कहेंगे ऋणात्मक संबंध है, देखते ही हमें पता चल जाता है। अगला है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला है वो बताइएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, हमें पता है, जैसे सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पर ये स्मॉल एक्स वाई है, ओब्लिक ये आ जाएगा एन, और ये सिग्मा स्मॉल एक्स एंड सिग्मा स्मॉल वाई, तो ये फार्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा पहले वाला जो है ना वो ठीक है, बाद वाला गलत है क्योंकि उसमें उलट करके दे रखा है। तो ये बच्चों हमारे थे क्या थे जी, फिल इन द ब्लैंक्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स वाला। नेक्स्ट जो स्टेप हम ले रहे हैं यहाँ पर सत्य और असत्य वाले प्रश्न कराएंगे। देखो बच्चों, हमने MCQ लिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिए, और जब ट्रू और फॉल्स करेंगे तो पूरा लेसन ही हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक समूहों अथवा श्रृंखलाओं के निश्चित संबंध को सहसंबंध कहते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, ये सत्य है या असत्य है, बिल्कुल ठीक है। देखो 2 या 2 से अधिक समूह, श्रृंखलाओं या वर्गों के निश्चित संबंध को सहसंबंध कहते हैं, ये सत्य है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा की ओर होता है तो इसे धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। बच्चों ये फॉल्स है, क्योंकि ये असत्य है। उसका कारण है क्योंकि उसे ऋणात्मक संबंध कहते हैं। विपरीत दिशा में जाएगा तो ऋणात्मक, और एक ही समान दिशा में जाएगा तो धनात्मक होता है, इसलिए ये फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरेखीय सहसंबंध में आंकड़ों के
दो समूहों में एक शिथिल पारस्परिक अनुपात होता है। देखो, समरेखीय यानी कि समान रेखीय सहसंबंध में एक ही समान रेखा में जो सहसंबंध है, एक साथ आंकड़ों के दो समूह, जैसे दो समूहों की बात कर रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, तो दो समूह में एक स्थिर पारस्परिक अनुपात होता है। तो ये सही है, ये सत्य है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है। ये असत्य है, ये फॉल्स है, क्योंकि देखो बच्चों, अभी हमने बताया था कि सहसंबंध जो है -1 से और +1 तक होता है। तो ये ऋणात्मक भी होता है और ये धनात्मक भी होता है, ये दोनों ही होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हमेशा धनात्मक होता है, तो इसलिए फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट है, प्रकीर्ण आरेख में विभिन्न बिंदु हैं जितने एक दूसरे के निकट होंगे, सहसंबंध की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो ये असत्य है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा होगी, जितने नज़दीक होंगे उतना ही संबंध ज़्यादा होगा। तो ये कम है ना, इसकी वजह से ये फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सहसंबंध गुणांक का मूल्य +1 है तो इसका अर्थ है कि दो चरों के बीच पूर्ण धनात्मक संबंध है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि +1 कंप्लीट यानी कि पूर्ण सहसंबंध है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, श्रेणी अंतर सहसंबंध विधि, यानी कि इसका मतलब है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन मेथड जो है, कार्ल पियर्सन्स के सहसंबंध गुणांक की अपेक्षा समझने में कठिन है। नहीं, वो तो और भी आसान है, इसलिए ये असत्य है। मतलब ये स्टेटमेंट या जो स्टेटमेंट है ये गलत है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कराए आपके ट्रू एंड फॉल्स। अब हम कराएंगे छोटे छोटे प्रश्न, यानी कि उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने बताना है, दो या दो से अधिक चरों के सहपरिवर्तनों के विश्लेषण को प्रायः सहसंबंध कहा जाता है। अगर पेपर में ये आ जाए कि सहसंबंध को ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो आपने बताना 3 विधियां हैं। कितनी हैं? 3 हैं। एक तो है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, यानी कि प्रकीर्ण आरेख विधि, जिसमें डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दिखा दिया, इस प्रकार से दिखा दिया, या फिर दूसरे प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई सहसंबंध नहीं है तो बिल्कुल इस प्रकार से दिखा देंगे। अब हम देखेंगे कार्ल पियर्सन्स गुणांक विधि और स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि। तो ये 3 मेथड हैं। यहाँ पर तीसरा जो है क्वेश्चन, धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध में क्या अंतर है। देखो, धनात्मक सहसंबंध में दो मदों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है। तो जब कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी, वो दोनों एक ही दिशा में गए, यानी कि P राइज, सप्लाई आल्सो राइज। ठीक है। और इसके विपरीत ऋणात्मक सहसंबंध में परिवर्तन विपरीत दिशाओं में होता है। ये कैसे? जैसे प्राइस बढ़ता है तो मांग, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो डिमांड है, क्वांटिटी जो डिमांडेड है, जो मांग की जो मात्रा है वो घटती है। तो ये विपरीत है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसमें ऋणात्मक सहसंबंध है। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध के कितने भेद हैं। देखिएगा, सहसंबंध के कितने भेद हैं। यहाँ पर पहला जो भेद है धनात्मक और ऋणात्मक, दूसरा है समरेखीय और वक्र रेखीय। एक तो बिल्कुल जैसे सीधी रेखा होती है और एक बिल्कुल गोलाई में वक्र रेखीय है, वक्र आकार का। और एक है सरल और बहुमुखी। देखो बच्चों, सरल का मतलब है दो जो तत्व हैं उनके बीच में संबंध, और दो या दो से ज़्यादा वर्गों, समूहों या श्रृंखलाओं में जो संबंध है उसको बहुमुखी सहसंबंध कहते हैं। तो ये देखो, ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर। अगला है, सहसंबंध गुणांक सदैव -1 तथा +1 के मध्य स्थित होता है। इस विशेषता को गणितीय रूप में आप कैसे लिखेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? तो ये बिल्कुल आसान सा यहाँ दिखा रखा है। हम पहले माइनस लिखेंगे, लेस देन और लेस देन +1। देखो ये बिल्कुल सही है। देखो
-1 लेस देन आर, आर होता है सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन का हिंट है यहाँ पर, और यहाँ पर कोफिशिएंट है ये जैसे, और ये लेस देन +1 है यानी कि -1 लेस देन आर लेस देन +1, ये सही है। आगे चलते हैं। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो इन चरों में सहसंबंध की प्रकृति कैसी होगी? ये तो बहुत आसान है, अभी हम बात कर रहे थे कि वो धनात्मक होगी। अगला है प्रकीर्ण आरेख का मुख्य दोष क्या है? जो ये अभी बात हम कर रहे थे, जो स्कैटर्ड डायग्राम है, जैसे इस प्रकार से हम बनाते हैं या फिर इस प्रकार से हम बनाते हैं, इसका क्या दोष है? प्रकीर्ण आरेख सहसंबंध की मात्रा का संख्यात्मक माप नहीं देता। ये संख्याओं का ज्ञान नहीं कराता, सिर्फ चित्र को देखकर हमें पता चल जाता है कि भी धनात्मक है या ऋणात्मक है, बल्कि संख्याओं का ज्ञान नहीं कराता, तो माप नहीं देता है, तो इसीलिए इसका मुख्य दोष है। तो प्यारे बच्चों, देखो ये हमने सहसंबंध के बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ MCQ, कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको कराए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला लेसन। तो इसी के साथ बच्चों बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम जल्दी ही आ रहा है आपका, तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।